बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, अगर आपको याद होगा तो लास्ट में हमने अपना जो प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट किया था उसमें हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और यकीनन आपने उस पर मज़ीद प्रैक्टिस भी की होगी और यकीनन आपको वो सारा लॉन्ग क्वेश्चंस का जो मेथड था, उसमें जितनी भी थ्योरी थी, जितना भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, वो आपको तमाम तर बातें समझ आ गई थी। बेटा, इसके अलावा कुछ एक पिछला लेक्चर था, आई थिंक सो मेरा फ़र्स्ट लेक्चर था, वो मैंने ख़ुद ओवरव्यू किया एक दफ़ा, तो माशाल्लाह अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ था मैंने, मुझे ख़ुद फ़ील हुआ। लेकिन उसमें एक जगह पे मेरी एक मिस्टेक थी। कहते हैं कि हमें अपनी गलती ख़ुद मान लेनी चाहिए, इससे हमारे अंदर एक चेंज आता है। तो मुझे जितना याद पड़ता है उसके ऊपर मैंने हेडिंग रिवर्सेबल रिएक्शन लिखी थी, लेकिन आई थिंक सो बोलते वक्त मैंने उसको इरिवर्सेबल रिएक्शन लिख दिया था। ये आई थिंक सो फर्स्ट लेक्चर था जब मैंने आपको रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल रिएक्शंस की टाइप्स एक्सप्लेन की थी। बहरहाल, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियाँ होती रहती हैं, सुधार लेनी चाहिए। हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कल जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के, उसके बाद मैंने आपको जाते हुए एक एक्सप्रेशन लिख कर दिया था। वैसे तो ये एक्सप्रेशन नीचे लिखा हुआ है लास्ट पे, इसे आप ज़रा गौर से देखिए। KC इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, या प्रोडक्ट्स की रेशो में रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से आगे कंटिन्यू होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 9 के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में उसकी जो प्रॉपर स्टेटमेंट है वो सामने राइट डाउन कर दी है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास स्टेटमेंटल फॉर्म में है, अभी तक जो 2 लॉज आपने पढ़े हैं उन्हीं की जो स्टेटमेंट्स थी उनको काफ़ी हद तक ऐड करके स्पेसिफिकली जो जर्नल रिएक्शन की स्टेटमेंट आपने सेपरेट पढ़ी थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें से काफ़ी वर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर ऐड हुई है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? डेफिनेशन है, इट इज़ द रेशो। इतना आपको मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर रिपीट कर देता हूँ। रेशो का मतलब डिवीजन होता है, ठीक है? रेशो का मतलब डिवीजन होता है। इट इज़ द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी आपने प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को रेशो की फॉर्म में लिखना है और रेज टू द पावर ऑफ द कोएफिशिएंट। इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी पावर होगी, अगर आपको याद होगा जर्नल रिएक्शन के अंदर हमने जो पार्ट्स थी उन्हें उसके ऊपर लाकर लिखा था, उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये यही बात कर रहा है, रेस्ट मतलब ऊपर ले जाकर लिखना, टू द पावर ऑफ द कोएफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी आप ऊपर प्रोडक्ट्स को लिखेंगे और उसकी रेशो में आप रिएक्टेंट्स को लिखेंगे और उनकी भी आप पावर को एज अ कोएफिशिएंट के ऊपर रेस करेंगे एज एक्सप्रेस इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और उसको आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो बेटा, वो जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म है वो मैंने आपके सामने राइट कर दिया है। KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। बेटे, ये डेफिनेशन और ये जो आपके सामने मैंने नीचे सिंबल को थोड़ा सा इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है। अगर आप बुक पर आते हैं पेज नंबर 9 पर, तो अगर आप उसकी डेफिनेशन देखेंगे, वो तो मैंने सामने राइट की है, वो डिटो कॉपी पेस्ट है, वो यकीनन आपको समझ आ गई होगी। 2 मिनट के लिए नीचे उसका एक्सप्रेशन देखिए। बुक पे लिखा हुआ है KC इज़ इक्वल टू, ऊपर वाली लाइन को आपने बड़े गौर से देखना है। ऊपर वाली लाइन और जो नीचे वाली लाइन है KC में जो लिखी हुई है वो ऊपर और नीचे काफ़ी हद तक सेम है। सिर्फ ऊपर जो नाम चेंज होगा या ऊपर जो वर्डिंग चेंज है वो प्रोडक्ट्स की है और नीचे रिएक्टेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है? मैं इसको रीड करता हूँ, ज़रा आप गौर से सुनिएगा। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन
ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ द कोएफिशिएंट्स। नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी ऊपर प्रोडक्ट लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स और नीचे रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। तो बेटा ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता होता है व्हाट डू यू नो अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आपने डेफिनेशन लिखकर उसका आपने फॉर्मूला राइट कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 10 पर। तो पेज नंबर 10 के टॉप पे एक काफ़ी मतलब कि एक्सपेंडिंग पैराग्राफ लिखा हुआ है और उस पैराग्राफ के अंदर उसने यही बात वाजे की है आपको कि जितना भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बेस पर उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाते हैं और उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने यूनिट्स कैसे निकालने हैं। तो इसके लिए मैंने आपके सामने यूनिट्स की कुछ एग्जांपल्स निकालनी है, मतलब कुछ एग्जांपल लिखूंगा और उनके यूनिट्स निकाल कर आपको बताऊंगा। तो सबसे सिंप्लीफाई एग्जांपल जो फर्स्ट डे से हम टीच कर रहा हूं मैं आपको और आप उसको सुन रहे हैं, वो हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस रिवर्सिबल हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपको मैं ये बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने केसी निकालना है तो आंसर में आपने सबसे पहले केसी इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स लिखना है। ठीक है, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। ओके, इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि इस टाइम हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। ठीक है, ये भी मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, प्रोडक्ट्स तब लिखते हैं जब एक से ज़्यादा हों। ठीक, और अगर एक ही हो तो उसको प्रोडक्ट लिखेंगे, लेकिन क्योंकि अब मैंने सेंटेंस भी बैलेंस करना है तो इस वजह से बाकी आप अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड को मैं जब लिखूंगा तो मैं HI लिखूंगा, लॉ ऑफ मास एक्शन के रूल्स के मुताबिक इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। ठीक है, ये हमारी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। सवाल यह है कि इसके पीछे जो मोलर कंसंट्रेशन में 2 लगा हुआ है इसके साथ क्या होगा। तो बेटा असल में जो यहाँ पर बात बार बार वो कर रहा है रेज टू द पावर ऑफ द कोएफिशिएंट, तो वो बात यही है कि जो भी चीज़ मोलर कंसंट्रेशन में होगी वो उस अपनी प्रोडक्ट या अपनी रिएक्टेंट्स की पावर बन जाएगी जो उसकी मोलर कंसंट्रेशन होगी। तो अब हाइड्रोजन आयोडाइड के पीछे 2 लगा हुआ है तो ये 2 क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयोडाइड के ब्रैकेट के ऊपर आकर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आप ये कह रहे होंगे कि इसके नीचे भी तो 2 लगा हुआ है, लेकिन जो बेस वाला 2 है वो 2 उसकी पार नहीं बन सकता। अगर उसके पीछे मोलर कंसंट्रेशन है तो वो पार बन सकती है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ये ब्रैकेट में H2 डायटोमिक फॉर्म में ही आएगी और आयोडीन भी I2 डायटोमिक फॉर्म में ही आएगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मोस्टली, बल्कि कुछ नहीं कहूँगा, मोस्टली बच्चे ऐसे हैं वो ये देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन आयोडाइड है इसका तो ये 2 स्क्वायर बन गया। जब वो ये लिखते हैं तो वो गलती से ये जो प्लस का साइन है वो इसके सेंटर में लिख देते हैं। बेटा आपने याद रखना है कि कोई भी साइन जब भी आप केसी निकालेंगे तो उसके सेंटर में कोई भी साइन नहीं आएगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट्स निकालते हैं। तो आपको मैंने बताया था, एक तो रूल हमने लगा दिया कि ब्रैकेट्स लगा लिया। अब यूनिट आपको पहले बताया हुआ है कि क्या होगा, मोल dm पर क्यूब। ये ब्रैकेट के अंदर मोल dm पर क्यूब आ जाएगा स्क्वायर की फॉर्म में, और नीचे इसका भी मोल dm पर क्यूब यूनिट होगा हाइड्रोजन गैस का, और आयोडीन गैस का भी यूनिट क्या होगा, मोल dm पर क्यूब। ये रूल भी आपको पता है मैथमेटिक्स में कि अगर ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो तो उसकी कटिंग हो जाती है। अब ये मोल dm पर क्यूब डायटोमिक कह रहा हूँ 2 टाइम्स है, तो ये 1 टाइम इसके साथ कट हो जाएगा और 1 टाइम इसके साथ। तो जब कटिंग होगी तो जाहिरी सी बात है जो आपके पास केसी है उसका यूनिट क्या आएगा, कोई भी नहीं। तो आप लिखेंगे नो यूनिट। आप क्या लिखेंगे, नो यूनिट। तो बेटा ये मैंने वैसे इतनी एक्सप्लेन किया है। पेज नंबर 10 के जो पैराग्राफ्स आप रीड करेंगे वो आपने सिर्फ रीड करने हैं, उसमें से आपने याद कुछ भी नहीं करना। उनकी रीडिंग के बाद जो पहली एग्जांपल एक्सप्लेन की गई थी वो यही है, आप इसको बुक पे देख सकते हैं। फिर उसने एक और एग्जांपल एक्सप्लेन की है, उस एग्जांपल के बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेटिव बातें आपको बताना चाहता हूँ। वो बातें कुछ इस तरह की हैं कि एग्रीकल्चर जो हमारी है उस एग्रीकल्चर के अंदर इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में जब हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं या उसकी डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, उसे यूज़ में लाया जाता है, विच इज़ कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, इस नाम को दोबारा गौर से सुन लीजिए, हेबर्स प्रोसेस। ये नाम आप इस साल दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन ये नाम आप केमिस्ट्री की बुक 10th क्लास के आखिरी चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया के टॉपिक में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको एक एज अ इंफॉर्मेशन ये बात बता दी है। बहरहाल टॉपिक पर आते हैं। हेबर्स प्रोसेस से जब अमोनिया गैस तैयार होती है तो उसको तैयार करने का एक तरीका होता है, एक स्पेसिफिक मेथड होता है। तो हम उसी तरीके से उसको प्रिपेयर करते हैं, उसका एक रिएक्शन लिखते हैं। तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, हम पहले आंसर में वो ही लिख लेते हैं, NH3 अमोनिया का फार्मूला है। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको नज़र आ रहा है एक एलिमेंट नाइट्रोजन इस्तेमाल हुआ और एक एलिमेंट हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ है। तो असल में हम इधर नाइट्रोजन गैस लेते हैं N2 प्लस उसके साथ हाइड्रोजन गैस लेते हैं H2 और रिवर्सेबल रिएक्शन लगा देते हैं। बेटा अब इसको बैलेंस हमें करना आना चाहिए। बैलेंस कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 3 है जबकि इधर 2 है। अब अगर इसको 3 को बैलेंस करना है तो ये इवन है, ये ऑड है। इसको बैलेंस करने के लिए मैं ये देखता हूँ कि नाइट्रोजन 2 है जबकि नाइट्रोजन इधर 1 है, तो मैं इसके पीछे 2 लगा दूंगा। मैं जैसे ही 2 लगाऊंगा नाइट्रोजन तो 2 हो जाएंगे, नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अब हाइड्रोजन 2 नहीं रहेंगे, ना ही 3, बल्कि हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 2 6, जबकि इधर 2 है। अब इधर बैलेंस करने के लिए मुझे इसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा, 3। इस तरह आपके पास इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। तो ये नाइट्रोजन 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन जब आपस में ऐड होते हैं तो आपके पास अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस के बारे में मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो याद रखिएगा अमोनिया गैस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए होती है, क्योंकि बहुत हद तक अमोनिया जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ, उनकी नशोनुमा, उनकी पैदावार को बढ़ाने में असर करती है। बहरहाल हम आगे चलते हैं, इसका केसी बनाते हैं। तो केसी बनाने का मेथड सेम है जैसे वहाँ पे था, केसी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब आप केसी निकालेंगे, उसके लिए आप प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखेंगे। इस टाइम मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया है NH3, लेकिन मैं इसका ब्रैकेट लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और 2 जो उसका मोल में पड़ा था उसको उसकी क्या बना दूंगा, पार। इसी तरह मैं नाइट्रोजन को ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा N2 और हाइड्रोजन को ब्रैकेट में लिखूंगा H2। इस दफ़ा आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के पीछे 3 उसके मोल्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। यूनिट निकालने के लिए मैं लिखूंगा Kc इज़ इक्वल टू अमोनिया का यूनिट होगा मोल पर dm क्यूब और उसका आ जाएगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय अमोनिया का भी यूनिट सेम है मोल dm पर क्यूब, और इसी तरह हाइड्रोजन का यूनिट भी सेम है मोल dm पर क्यूब, लेकिन इसके बाहर क्यूब आएगा। ठीक हो गया। अब ये आपके सामने है, ये 2 में से 1 इसके साथ कट जाएगा और बाकी 1 इसमें से कट जाएगा। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है और अल्लाह एक है। बहरहाल ऊपर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे आपके पास ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा मोल dm पर क्यूब। नीचे क्योंकि 3 था, 1 वैल्यू कट ऑफ हो गई तो पीछे बचेगी 2। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 1 ओवर मोल अलग 2 से मल्टीप्लाई होगा और dm अलग से, तो मोल जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मोल का स्क्वायर आ जाएगा, जबकि dm -3 था, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, -6। क्योंकि ये नीचे डिवाइड हो रही है वैल्यू तो ये ऊपर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन आप ये याद रखिए, जब भी आप किसी वैल्यू को डिवीजन से ऊपर मल्टीप्लिकेशन में लेकर आते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। मीन टू से अभी अगर आप देखें तो मोल के ऊपर जो स्क्वायर है उसके साथ साइन पॉजिटिव है, जबकि dm के साथ साइन -6 है। जब ये ऊपर जाएंगी तो अल्टीमेटम जो आपके पास ओवरऑल केसी का आंसर आएगा वो ये होगा कि मोल -2 यानी माइनस स्क्वायर और dm जो है वो +6 हो जाएगा, यानी इनके साइन चेंज हो जाएंगे। इस तरह आपके पास ये दूसरी एग्जांपल है, अगर आप देखें तो बुक में ये सॉल्व है, या आपको नज़र आ रही होगी, मोल -2 dm 6 इसका आंसर है। ठीक है बेटा, ये 2 मैंने आपको ना सिंपल एग्जांपल्स जो कि मतलब परफॉर्म हुई थी वो करवाई हैं।
लेकिन आपने याद रखना है कि जब भी न्यूमेरिकल्स की बात आएगी 3 चीज़ों को आपने फोकस करना है। द फर्स्ट वन इज़ टू हाउ टू राइट केसी को लिखने का तरीका हमेशा ये है। सेकंड वन जो अभी इधर यूज़ नहीं हुआ, मैं अभी करवाता हूँ, वो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़। अभी तो आप ये कर रहे हैं ना कि आपने रिएक्शन लिखा, रिएक्शन की जो उसकी कंसंट्रेशन उनको पुट किया, उनके यूनिट्स लिखे और आंसर निकाल दिया। अब अगला जो स्टेप है हमारा, अभी जो हम करने लगे हैं न्यूमेरिकल्स का, वो ये है कि मैं आपको पहले रिएक्शन लिख कर दूंगा और हर रिएक्शन में हर जो रिएक्टेंट है उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। आपने उस न्यूमेरिकल वैल्यू को इस ब्रैकेट के अंदर रख के सॉल्व करना है, ठीक। 2 स्टेप, एंड द लास्ट एंड ओनली इज़ कि आपने फिर उसके यूनिट्स भी निकालने। अब इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। प्रैक्टिस के लिए हम इसी के नीचे से एग्जांपल देखते हैं। आपको पहली एग्जांपल 9.1 नज़र आएगी। उस 9.1 एग्जांपल में आधा काम तो आपने कर लिया। कैसे? अगर आप गौर से देखें तो एग्जांपल जो थ्योरेटिकल रीडिंग है पहले वो मैं पढ़ देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। वो कहता है व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये उसने बताने की कोशिश की है कि कैसे हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करती हैं। अब इधर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 25 डिग्री सेल्सियस उसने टेम्परेचर बताया। इतना आप जानते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मतलब वो आपसे बात कर रहा है रूम टेम्परेचर की। मीन टू से अगर जो सिस्टम है जिसमें मैंने हाइड्रोजन आयोडीन को मिक्स करना है वो उसको मैं इस रूम में ले आता हूँ, जिस रूम में मैं खड़ा हूँ, इस टेबल के ऊपर परफॉर्म करता हूँ, तब भी उसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका रूम टेम्परेचर नियरली 25 है। बहरहाल रिएक्शन लिखा हुआ आपको नज़र आ गया, आपको समझ भी आ गया। अब जो अगली बात है वो आपने बड़े ही इत्मीनान और बड़े ही गौर से देखनी है। आपको नज़र आ रहा होगा उसने हाइड्रोजन गैस को एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, और वैल्यू क्या है 0.05, और साथ उसका यूनिट प्रोवाइड किया जो कि है डेसीमीटर मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। आयोडीन जो है उसकी भी वैल्यू है 0.06, इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू है 0.49 और यूनिट सेम है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो ये तो आधा काम तो हमने किया हुआ है। क्या कि हमने सबसे पहले आंसर में अपना रिएक्शन लिखना है, उसको केसी को लिखना है, केसी बनाना है। ये जो मेथड बना हुआ है ये असल में केसी बनाने का तरीका है। केसी इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर से ही रब करके इसको कंटिन्यू करता हूँ। यूनिट्स हम बाद में निकालेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं यूनिट ना भी निकालूँ तो आपको समझ आ गए हैं। अब मैं इनमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू पुट डाउन करूँगा। कैसे? अब हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू क्या है? बुक पे हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू है 0.49, और मैं ब्रैकेट के अंदर उसका क्या ले लूँगा? स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है? तो आपको नज़र आएगा हाइड्रोजन की वैल्यू 0.05 है, और इसी तरह आयोडीन की वैल्यू, और आयोडीन की वैल्यू क्या है? 0.06। अब ये होगा कि पहले आप इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने पे एक आंसर आएगा, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में आंसर आएगा, और दोनों चीज़ों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो आपके पास केसी की एक वैल्यू आएगी। जैसे अभी इधर केसी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 80, और ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। बेटा आपने एक बात याद रखनी है, इन्फॉर्मेशन वो बात होती है जो कि आपको एक्स्ट्रा बताई जाती है। बुक में एग्ज़ाम्पल यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मेरे हिसाब से एग्ज़ाम्पल यहाँ तक ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपको चाहिए कि यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आप इधर नीचे से लिखें यूनिट्स की एडिंग, और यूनिट्स में दोबारा यूनिट निकालें। जिस तरह केसी के यूनिट निकाले थे आपने, आप जैसे यूनिट निकालेंगे तो आपको पता है आंसर क्या आएगा? 9 यूनिट। तो आप फिर इधर लिखेंगे आंसर के साथ 9 यूनिट। बुक में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, आपने 9 यूनिट इधर ऐड कर लेना है। ठीक हो गया? मेरा ख्याल है अगर आपको ये एग्ज़ाम्पल समझ आ गई है तो 9.2 एग्ज़ाम्पल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ ताकि फिर भी आपको कुछ बातें मैं समझा सकूँ। लेकिन ये मैं बुक पे ही एक्सप्लेन करूँगा, यकीनन ये बात आपको समझ आ जाएगी। बुक पे अब जो अगला क्वेश्चन है वो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बेस पर है। अगला जो एग्ज़ाम्पल है, जो प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम्पल कह लीजिए या प्रॉब्लम कह लीजिए, वो है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, ये नाम मैं आपको पहले बता चुका था। अगर आपने इसके बारे में प्रॉपर पढ़ना है, लास्ट चैप्टर आपका इसी बुक का, उस चैप्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया,
ये एक केमिकल है यूरिया, इसको बनाने का जो प्रोसीजर है उसी के स्टार्ट में हेबर्स प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप कोई एज ए इंफॉर्मेशन इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको जाके रीड कर सकते हैं। बाय द वे प्रोसेस पे आते हैं। हेबर्स प्रोसेस, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट रिवर्सिबली एट 500 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए टेम्परेचर यहाँ पे हो गया है चेंज, यानी अगर आपने नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ ऐड करवाना है और अमोनिया गैस बनानी है तो कंडीशन ये है कि आपका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इसी टेम्परेचर के अंदर वो ये बताता है कि कितनी कितनी अमाउंट्स लेनी है। कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन होनी चाहिए 0.602 मोल डीएम पर क्यूब, हाइड्रोजन होना चाहिए 0.420 मोल पर डीएम क्यूब और अमोनिया होना चाहिए 0.113 मोल पर डीएम क्यूब। और आपने वैल्यू निकालनी है केसी की। सेम उसी तरह सोल्यूशन के लिए आप केसी बनाएंगे इस तरह। सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखना है, ठीक है। बेशक क्वेश्चन में रिएक्शन लिखा हो, आपने आंसर शुरू ही रिएक्शन से करना है। देखें ना, स्टेप्स होते हैं काम करने के, तो आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है हमेशा। पहले रिएक्शन, फिर उसका केसी, फिर केसी बनाना है। बनाने के बाद ये वाला स्टेप अभी आप इसको समझें कि नहीं है, इसके नीचे आपने वो स्टेप परफॉर्म करना है जो कि बुक पे अब हुआ है। तो बुक पे देखिए उसने क्या किया, 0.113 का स्क्वायर डिवाइड किया 0.602 इंटू 0.420 क्यूब के साथ। ये आप आपस में इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। आंसर आता है 0.286। आपने आंसर लिखकर छोड़ देना, यूनिट नहीं लिखना। आप फिर क्या करेंगे, उसके नीचे से आपने यूनिट्स की हेडिंग दे के यूनिट को निकालना है। निकाल के जो आंसर आएगा फिर उस आंसर को आपने उसके साथ जो आपका आंसर आया था उसके साथ इसके यूनिट का आंसर लिखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर बहुत ही एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करवा रहे हैं, हम घर रह गए हैं शायद इसलिए मेहनत करवा रहे हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। देखें, आपने जब इसका सोल्यूशन निकाला, बुक वाले ने सोल्यूशन निकाला है तो उसने आंसर लिख के डायरेक्ट यूनिट लिख दिया मोल पर स्क्वायर डीएम 6, ठीक है। अब लिख तो उसने दिया है, सवाल यह है कि ये आया कैसे। तो इसका पता करने के लिए कि ये आया कैसे है, आपने इसको खुद रिज़ॉल्व करना है और रिज़ॉल्व ऐसे करना है। जब आप इसको रिज़ॉल्व करके लिखेंगे तो यकीन मानिए जो एग्ज़ामिनर है या जो भी टीचर है, हत्ता कि मैं ही क्यों नहीं हूँ, जब हम चेक करेंगे तो चेक करने पर हम इसके रिमार्क्स भी अच्छे देंगे और हमें पता चलेगा कि आपने ये अच्छी तरह प्रिपेयर किया हुआ था। बहरहाल अब हम आते हैं अपनी एग्ज़ाम्पल नंबर 3 पे या प्रॉब्लम नंबर 3 पर। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। एक तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है और ये थोड़ी सी सुनने वाली है, तो इसको मैं ख़ुद परफॉर्म करता हूँ। सवाल यह है कि इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है कि मैं इसको खुद परफॉर्म कर रहा हूँ। बेटा डिफरेंस ये है कि अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो इस दफ़ा उसने जो राइटर है बुक का, उसने किया ये है कि उसने आपको एक रिएक्शन दिया है। वो रिएक्शन है PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और उसके अंदर डाई क्लोरीन या क्लोरीन गैस ऐड कर दे। जब इसका रिवर्सेबल रिएक्शन बनाया तो जाहिर सी बात है Cl2 3 में ऐड होगा तो क्या बन जाएगा PCl5। अब मैं इसका KC बनाना चाहता हूँ तो अल्टीमेटम सी बात है PCl5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय PCl3 नीचे आ जाएगा और उसके साथ Cl2 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इतना काम तो आपने पहले भी किया, इसमें नया क्या है। तो बेटा नया ये है कि इस बार जो क्वेश्चन है उसमें जो उनकी डिमांड है वो ये है कि आपको KC की वैल्यू उसने प्रोवाइड कर दी है, PCl3 की वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है, Cl2 की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। फाइंड क्या करना है PCl5। तो वो यूँ होगा कि PCl5 इज़ इक्वल टू अननोन। अब आपको इतना तो पता ही होगा, अगर PCl5 फाइंड करना है तो ये दोनों वैल्यूज़ नीचे मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे डिवाइड हो रही हैं। PCl5 के अगर नुक्ता नज़र से देखें तो ये ऊपर जाके KC के साथ क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो KC की वैल्यू मल्टीप्लाई, PCl3 की वैल्यू मल्टीप्लाई साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, और उसके साथ आ जाएगा Cl2 इज़ इक्वल टू PCl5। तो आप अगले पेज पे बल्कि इसको रीड कर लेते हैं, आपके सामने ये सोल्यूशन उसने बनाया हुआ है। आपको नज़र आ रहा होगा KC की वैल्यू लिखी हुई है, PCl3 की लिखी है, Cl2 की लिखी है, PCl5 नीचे उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाया और अगले पेज पे उसको सॉल्व कर दिया। अब आपको सॉल्व करने के बाद जब उसने आंसर लिखा तो आंसर लिखा 11.7। बेटा यहाँ पे एक बात बड़ी ही गौर से सुनने वाली है। 2 मिनट के लिए आप दोबारा पेज नंबर 11 पे आइए और बड़े ही इत्मीनान के साथ आप KC की वैल्यू को दोबारा देखें, आपको बड़ा ही चेंज नज़र आएगा।
चेंज क्या है, उसका यूनिट चेंज है, उसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। जबकि बाकी यूनिट जो थे वो उसमें मोल के ऊपर कोई भी साइन नहीं होता था, ओरिजिनली डीएम के ऊपर -3 होता था। इधर मोल की पावर -1 है और डीएम क्यूब है, डीएम पर क्यूब नहीं है। इसका मतलब कि आपको इसके भी यूनिट्स उसी तरह निकालने पड़ेंगे जैसे मैंने इसके निकाले थे। अब ये आपका होमवर्क है कि इसके यूनिट आपने जो जब इसका आंसर निकालेंगे तो इसके बाद आपने इसके यूनिट्स जो हैं वो ख़ुद अपने तौर पे वेरीफाई करने हैं, उनसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद लिखना है। अगर आपको अभी तक की सारी बात समझ आई है तो यकीनन ये भी समझ आ जाएगी। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताता चलूँ कि इसी टॉपिक से रेलिवेंट आपकी एक्सरसाइज के अंदर एक MCQs है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। पेज नंबर 17 का लास्ट MCQs है, MCQs नंबर 13, वो भी इसी बेस पर है। जब आप ये काम करेंगे तो साथ आपने वो MCQs भी रिजॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा टॉपिक यही है लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं वो करवाना ज़रूरी हैं। पेज नंबर 18 पर एक्सरसाइज पे आप आएंगे तो 18 पेज पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चंस हैं AB पार्ट में, एक मैं करूँगा एक आपने करना है। क्वेश्चन है राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपने सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, ठीक है। एक एग्जांपल है H2 + I2 टू फॉर्म 2HI, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म मीथेन प्लस वाटर। अब जो मैंने एक करनी है वो मैं कर चुका हूँ, आपके सामने लिखी हुई है, मैंने सॉल्व कर दिया। यानी इसका आंसर शॉर्ट क्वेश्चन का यहाँ तक होगा, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। ये आंसर है, बस आपने इक्वेशन लिखनी है, उसका केसी बताना है, उस केसी को रिजॉल्व करना है। यहाँ तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आंसर आ जाएगा, फुल स्टॉप। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आपने खुद सॉल्व करनी है, ठीक हो गया। इसके बाद क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स का सिलसिला जारी है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं न्यूमेरिकल्स एक दफ़ा ही आपको करवा दूँ और कुछ आपको प्रैक्टिस दे दूँ। तो अब आइए आप पेज नंबर 18 पर। तो पेज नंबर 18 के लास्ट पे आपके न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। कुछ हद तक मैं सॉल्व करूँगा, जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगी वहाँ पे मैं इसको खुद ही छोड़ दूँगा, वो आपने सिंप्लीफाई खुद ही कर लेना है। तो बेटा पहला न्यूमेरिकल आपका एक्सरसाइज का स्टेटमेंट आपने बुक पर ही देखनी है, लेकिन उसको रिजॉल्व मैं सामने करूँगा। तो पहला न्यूमेरिकल आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड की बेस पर है। कहता है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, कि आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थी N2O, वो कहता है ये टूटेगी। टूटने का मतलब है कि इसने अब रिवर्सेबल रिएक्शन करना है। टूटने पर वो कहता है कि इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिवर्सेबल रिएक्शन, तो बना क्या आपके पास नाइट्रोजन N2 और ऑक्सीजन O2, ठीक है। अब अगर आप ये गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि मैंने जो सामने रिएक्शन लिखा है और जो बुक पे लिखा हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बुक पे उसने बैलेंस करके लिखा है, मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ तो मैंने पहले इसको अनबैलेंस फॉर्म में लिखा है। इसको आप बैलेंस कैसे करेंगे, सिंपल है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 2 नहीं है। तो बुक वाले ने क्या किया है, उसने इसके पीछे 2 लगा दिया। 2 का मतलब कि ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन बैलेंस। लेकिन अब नाइट्रोजन कितने हो गए हैं, 4, तो हमें इसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा, 2। इस तरह ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। बेटा इसके बाद अगले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 19 पर। तो आपको उसने कंसंट्रेशंस भी प्रोवाइड की हैं। कहता था कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन आर 1.1, 3.90, 1.95। ये उसने रिदम में लिखी हुई हैं, यानी 1.1 जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वैल्यू है, 3.90 जो है वो नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में है उसकी वैल्यू है, और ऑक्सीजन की वैल्यू 1.95 है। कहता क्या, कहता है फाइंड आउट द केसी ऑफ दिस रिएक्शन। निकालना क्या आपने केसी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, ठीक हो गया। अब इसका केसी बना लेते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास N2 है और उसके पीछे जो मोलर कंसंट्रेशन में 2 है वो उसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और उसके साथ लिख लेंगे O2, और नीचे N2O लिखेंगे और उसके पीछे जो मोलर कंसंट्रेशन में 2 है वो उसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसकी हम मोलर कंसंट्रेशंस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बेटा N2O की जो वैल्यू है वो थी 1.1, तो N2O की वैल्यू नीचे लिख लेते हैं 1.1 का स्क्वायर। ऊपर जो आपके पास वैल्यू थी N2 की वैल्यू है 3.90, तो इधर आ जाएगा 3.90 का स्क्वायर,
और ऑक्सीजन की जो वैल्यू आपके पास वो है 1.95। अभी देखिए मैंने यूनिट साथ साथ नहीं लिखे, वो मैं अलग से निकालूंगा बाद में। अब आपने क्या करना है, आपने इसका स्क्वायर लेना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक आंसर आएगा, वो आंसर आपने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, मैंने आंसर लिख दिया, आपने सॉल्व करना है। नीचे आप इसका स्क्वायर लेंगे, इसका आंसर आएगा, इस दोनों को आप केसी में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इस तरह आपका केसी का एक स्पेसिफिक क्या आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा। ओके, आपने इसको खुद ही सिंप्लीफाई करना है। मैं आपको अब इसके यूनिट्स निकाल के बताता हूँ। यूनिट्स कैसे निकालने हैं, अब मैंने इसके आगे आंसर लिख दिया, आंसर के आगे मैं इसके यूनिट भी लिखूँगा। ठीक है, क्योंकि वो सॉल्व हो सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए मैं लिखूँगा मोल डीएम पर क्यूब, और इसका क्या ले लूँगा मैं, स्क्वायर। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए सिर्फ लूँगा मोल डीएम पर क्यूब, और नीचे भी मैं क्या करूँगा, यूनिट लिख लूँगा मोल डीएम पर क्यूब। लेकिन इसका भी क्या आ जाएगा बेटा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये 2 मोल डीएम पर क्यूब इन 2 से कट जाएंगे, तो सिंपल आंसर आपका क्या आ जाएगा, मोल डीएम पर क्यूब। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके डिवाइड करके यहाँ आंसर लिखना और साथ क्या लिख देना है, यूनिट। ये आपका पहला न्यूमेरिकल था एक्सरसाइज का। अब आते हैं हम अपने सेकंड न्यूमेरिकल पे, जो कि एक्सरसाइज में अवेलेबल है। इस बार सेकंड न्यूमेरिकल में जो चीज़ इंपॉर्टेंट और सीखने और देखने वाली है वो ये है, अभी मैंने जितनी प्रैक्टिस की है और आपको करवाई है उसकी बेस पे आप इजीली सेकंड न्यूमेरिकल कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा जोश में आएंगे, पढ़े बगैर आप बस वैल्यूज़ देखेंगे, डाल के उसको कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपने स्टेटमेंट हमेशा गौर से पढ़नी होती है। इस बार स्टेटमेंट ये है कि हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन। डिकम्पोजेज का मतलब है टूटना। अब ये वाला रिएक्शन नहीं आएगा, टूटने के लिए इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो इसको देखते हैं वो क्या होगा कि टोटली सारा चेंज होगा, इसको सारे को इरेज करना पड़ेगा। ये हमारी आज की लास्ट एग्जांपल है इसको करके हम कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन दोबारा सुन लें, मैं पढ़ देता हूँ। हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होना है, यानी हमें पहले लेना पड़ेगा 2HI, और ये डिकम्पोज होगा और बना देगा हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ठीक है, सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखना होता है आंसर में। कहते हैं इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ HI इज़ 0.078, हाइड्रोजन और आयोडीन का सेम वैल्यू है 0.011, तो कहता है आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, KC। ठीक है, यानी सारे जो क्वेश्चन था ये पूरा न्यूमेरिकल, इसमें एक चीज़ जो थी इसको आपने पिक करना था, वो था रिएक्शन कैसे लिखना है। ठीक हो गया। अब आप इसका पहले वही काम करेंगे, KC बनाएंगे। KC के लिए आप क्या करेंगे, KC इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब आपके पास प्रोडक्ट क्या है, H2 और I2, और उसके नीचे आप ले लेंगे HI का स्क्वायर। अब आप इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़ क्या है। अब आपके सामने जो HI है उस HI की वैल्यू आपके पास है 0.078, सॉरी ये तो नीचे आएगी। HI की वैल्यू क्या है 0.078, उसका आ जाएगा स्क्वायर, और बाकी दोनों की वैल्यू सेम है 0.011। तो आप इधर भी लिखेंगे 0.011 ब्रैकेट में, और इधर भी लिखेंगे 0.011 ब्रैकेट में। क्यों ये सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज सेम विच इज़ 0.011। इसके बाद आप क्या करेंगे, वही काम जो मैंने आपको इधर बताया, क्या कि आप इसका KC में आंसर निकालेंगे। क्या, ऊपर मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा, नीचे का स्क्वायर लें इसका क्या आएगा आंसर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो KC का आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इसको यहीं पर छोड़ देना आंसर को। अब आप इसके क्या निकालेंगे, यूनिट्स। तो बेटा यूनिट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोबारा उसी फॉर्म में लिखेंगे डायरेक्ट। ऊपर हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट क्या थे हमारे पास, H2 ओवर I2 टू फॉर्म HI का स्क्वायर। ऊपर उसके हम यूनिट लिखेंगे H2 के, वो होंगे मोल डीएम पर क्यूब,
HI2 के यूनिट भी होंगे मोल DM पर क्यूब, और नीचे HI के यूनिट भी क्या होंगे मोल DM पर क्यूब, और उसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि इनके यूनिट्स को ऊपर नीचे आप काट देंगे, ऊपर 2 हैं नीचे 2 हैं, वो कट हो जाएंगे सेम, तो दोबारा आपके पास जो आंसर आएगा इनका वो यही होगा, क्या 9 यूनिट्स, कोई यूनिट इसके नहीं बनेंगे। बेटा इस तरह मैंने आज आपको स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताया, उससे रेलिवेंट एग्जांपल्स के बारे में बताया, फिर मैंने आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करके बताई। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज के एक शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताया, जिसमें से एक सॉल्व मैं कर चुका था, एक मैंने आपको होमवर्क में दिया, और उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम 9.3 थी उसका मैंने आपको बताया कि यूनिट आपने ख़ुद निकालने हैं, और उससे रेलिवेंट एक्सरसाइज में जो आपके MCQs हैं उसमें MCQs नंबर 13 उसको भी आपने ख़ुद सॉल्व करना है। वो बोर्ड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs है और अक्सर दफ़ा वो आया होता है। उसके साथ मैं एक्सरसाइज पर आया और मैंने न्यूमेरिकल्स देखे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में से मैंने आपको 2 प्रॉब्लम सॉल्व करवाई और प्रॉपर तरीके से आपको बताई, और इसमें से भी मैंने कुछ होमवर्क आपको दिया कि इसको सिंप्लीफाई आपने ख़ुद करना है। ठीक है। अब आपके पास 2 न्यूमेरिकल्स बचते हैं और एक लास्ट टॉपिक आपका बच जाता है इस चैप्टर का। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक हिसाब से मैं ये कहूँगा कि 80% सिलेबस इस चैप्टर का हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जो अगला जो हमारा टॉपिक है जो हमने कल डिस्कस करना है वो है इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पॉर्टेंस, कि ये ज़रूरी क्यों है, इसकी डिस्कशन, और इसके साथ 2 न्यूमेरिकल्स मैंने अभी लास्ट पे छोड़ दिए हैं। वो 2 न्यूमेरिकल्स मैं यही चाहूँगा कि अगर तो वो आप अपने तौर पे कोशिश करें तो गुड है, लेकिन अगर आपसे वो नहीं होते तो इसमें कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले लेक्चर में मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूँगा। उन न्यूमेरिकल्स में सिर्फ फ़र्क ये है कि वो न्यूमेरिकल्स आपकी प्रॉब्लम 9.3 से रेलिवेंट है, यानी उनमें KC की वैल्यू प्रोवाइड की गई है। ठीक है, हैं तो इजी, लेकिन परफॉर्म करने पे डिपेंड करता है। बहरहाल आई थिंक सो कि बेटा आज का लेक्चर आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यकीनन इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये चाहूँगा कि आप इस लेक्चर को बड़े ही इत्मीनान, बड़े ही गौर, अटेंशन के साथ घर पे बैठ के सुने, इसको साथ साथ सॉल्व करें। मैं समझता हूँ कि इस लेक्चर में जो आज की मतलब बातें थी वो इतनी कोई मोटिवेटेड, इतनी कोई एक्सप्लेनेटरी नहीं थी, लेकिन ये सारी प्रैक्टिस थी। मैंने कोई एक चीज़ भी नहीं छोड़ी, मैंने हर एक बात एक्सप्लेन किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी मेहनत मैंने की है उतनी ही मेहनत आपसे भी मैं चाहता हूँ कि आप करें, और उतनी ही मेहनत दरकार भी है। इसी हवाले से कुछ मैंने चीज़ें आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ी हैं। बेटा इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हसन मेमोरियल साइंस एकेडमी या हसन मेमोरियल स्कूल जिससे ये आपको लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप रुजू करें। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रॉब्लम आपका थ्योरेटिकल है, चाहे वो प्रॉब्लम आपका कंसेप्चुअल है, ठीक है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।